थिंक अबाउट इट। फर्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन है, विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ। पूछा जा रहा है क्या डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा जब आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, यानी अर्थ के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपका अर्थ है और ये अर्थ के इनसाइड का एरिया। अब यहां से अगर आप अंदर की तरफ जा रहे हो तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, यही हमारा सवाल है। तो इसका जवाब है एक्चुअली में नो, क्योंकि टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ग्रेविटेशनल अप्लाइड। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन ही सेंटर ऑफ अर्थ होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या पूछा जा रहा है, अर्थ के सेंटर में ग्रेविटेशनल वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। द आंसर इज 0 एट द, क्योंकि वहीं से सेंटर से ही अट्रैक्शन आ रहा है। जैसे ही हम सेंटर पे जाएंगे ग्रेविटेशनल वैल्यू 0 हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ द जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमें बताना है कि जो वैल्यू ऑफ जी 0 क्यों होता है सेंटर ऑफ द अर्थ में। सेम क्वेश्चन है बट अलग वे में। डज द वैल्यू ऑफ द जी चेंज वाइल गोइंग डीप इनसाइड द अर्थ, वाई। क्या जो वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज होगा जब हम अर्थ के डीपली इनसाइड जाएंगे। अगर चेंज हो रहा है तो क्यों चेंज हो रहा है, हमें इसका आंसर देना है। आंसर है द वैल्यू ऑफ जी चेंज वाइल गोइंग डीप इनसाइड द अर्थ। जो वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज होगा जब हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे, यानी अर्थ के इनसाइड जब हम जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी चेंज होगा। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम अर्थ सरफेस टूवर्ड द अर्थ सेंटर। अब मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सेंटर है। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर की तरफ, वैसे वैसे जी की जो वैल्यू है वो क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। यानी द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम सरफेस टू सेंटर। ठीक है, वी शॉल ट्रीट द अर्थ एज अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। अब हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि अर्थ एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मटेरियल से बना है, मतलब उसका एक यूनिफॉर्म डेंसिटी है। ओके, यूनिफॉर्म डेंसिटी होने के कारण इफ वी कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम एट अ पॉइंट पी एट अ, अभी मान लेते हैं कि अब यूनिफॉर्म डेंसिटी होने के कारण ये है वो पार्टिकल, ठीक है, पी, इसका मास है m और ये सेंटर C की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नाउ अब हम इसे एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बना लिया है। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या है। डिस्टेंस r माइनस डी फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ये जो डिस्टेंस है r माइनस डी, ये अर्थ सेंटर से है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड d इज द डिप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो r क्या है, r है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ एंड d क्या है, डेप्थ। मान लो ये आपका सरफेस है, ठीक है, OA क्या है आपका, सेंटर टू सरफेस की लाइन। आप सेंटर से सेंटर तक आ रहे हो, कहाँ से, सरफेस से। आप सरफेस से सेंटर तक आ रहे हो तो उसे मैं OA से रिप्रेजेंट करूंगा, तो उसका रेडियस है कैपिटल R, टोटल क्या है, कैपिटल R। अब मान लो कि आप मास लेके पॉइंट P तक पार्टिकल को लेके जाते हो, इतना d डिस्टेंस ट्रैवल करके। ठीक है, तो क्या होगा, AP की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, d। ठीक है, अब मुझे अगर मैं OP देखूं तो OP इज R माइनस, यानी रेडियस माइनस डिस्टेंस, जितना आप गहराई में गए वो। एंड दिस इज व्हाट, दिस स्फेरिकल शील्ड शेडेड पोर्शन इज नॉट इफेक्टिव इन दिस केस। अब देखिए हम इस एरिया को मान के नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ इतने जगह पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स में जो डिक्रीज आ रहा है, कमी आ रही है, वही देखेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द अर्थ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है पार्टिकल के ऊपर वो अर्थ की वजह से आ रहा है, इज कितना आ रहा है, कितना फोर्स आ रहा है, F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M डैश डिवाइड बाय R माइनस डी। यानी आपका R क्या हो गया, प्योर R इज कैपिटल R माइनस स्मॉल d होल स्क्वायर। हम R स्क्वायर लेते हैं ना इसके लिए। वेयर M इज द मास ऑफ द स्पीयर ऑफ रेडियस। M क्या है, मास है उस पार्टिकल का जो स्पीयर के ऊपर है, और उस स्पीयर का रेडियस है R माइनस डी। अब अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बट अगर मुझे मास डिटरमाइन करना है तो क्या, इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करूंगा।
वॉल्यूम यहाँ पे जाएगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई होगा, तो मास के लिए मुझे जो रीअरेंज फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास के लिए मुझे क्या फॉर्मूला मिला, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब मैं मास के टर्म में अगर देखूँ तो वॉल्यूम क्या है मेरा, हियर मैंने वॉल्यूम का वैल्यू रख दिया, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, मिल गया मुझे वॉल्यूम। एंड आवर डेंसिटी इज कैपिटल एम डिवाइड बाय, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब भी मुझे पता चला कि ये वॉल्यूम है, और अभी मुझे पता चला कि डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मैं कैपिटल एम बाय वॉल्यूम की वैल्यू रखूंगा, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे अभी मैंने निकाली, इट इज़ नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, माइनस भी आप ले सकते हैं, बट हमने यहाँ पे कैपिटल आर क्यूब ले लिया, नो इशू। अब क्या होगा, इनके बीच में जो रिलेशंस है, मतलब मैं सिंपली क्या करूँगा, देखो इतना वैल्यू तो मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ आर माइनस डी होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय एम, मतलब इन तो ये बचेंगे ऊपर, जिनको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है, और यहाँ डिनोमिनेटर में आर क्यूब बचेगा। ओके, ये क्या है, दिस इज माई, ये जो मेरा आर क्यूब है दिस इज द होल रेडियस, ये कंप्लीट रेडियस है। ओके, आर माइनस डी यानी जितना डेप्थ में मैं गया, तो ये मैं डेप्थ में जाने के बाद का रेडियस, और ये कंप्लीट रेडियस, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ये क्या है मेरा, दिस इज व्हेन आई ट्रैवल सम डिस्टेंस, ये मैं कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद का एरिया, एंड कैपिटल आर मतलब टोटल डिस्टेंस। दिस इज बिकॉज द आउटर स्फीयर शेल इज नॉट इफेक्टिव। ऐसा क्यों है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि आउटर जो स्पेरिकल शेल है वो इफेक्टिव नहीं होता, जैसा कि हमने फिगर 1.10 में अभी देखा, जो ऊपर का फिगर हमने देखा वो 1.10 था। इन दिस केस, अब इस केस में क्या हो रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रही है, जी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, एंड वी ऑल नो दैट फोर्स इज इक्वल टू जी बाय आर माइनस डी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, अब मैं इन दो वैल्यूज़ को इक्विवेलेंट कर दूंगा, मतलब मुझे एक ये वैल्यू मिली, ओके ना, और एक मेरे पास ये वैल्यू है। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ, ओके, मास की वैल्यू, तो मुझे ओवरऑल इक्वेशन क्या मिलेगा, जी एम आर माइनस डी डिवाइड बाय आर क्यूब, क्योंकि ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जी एम एक साथ आ गए डिवाइड बाय आर क्यूब, तो ओवरऑल इक्वेशन मुझे ये मिला। अब यहाँ पे वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ, m क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, दोस g डिक्रीज एज d इंक्रीजेस, m है मास। अब g कम होगा, यानी ग्रेविटी कम होते जाएगी जब डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, d स्मॉल d बढ़ते जाएगा तो डिस्टेंस कम होते जाएगा। इट इज लेस देन दैट एट द अर्थ सरफेस, ये कम होता है अर्थ सरफेस से, कैपिटल G इंटू एम आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर एट द अर्थ सेंटर, वेयर अगर, अब ये मैंने फॉर्मूला आ गया, अब हमने ये फॉर्मूला डिटरमाइन कर लिया है। ओके, अब मैं मान लेता हूँ कि अगर मेरा d इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर हो गया, तो मेरा जो ग्रेविटेशनल वैल्यू है वो कंप्लीट जीरो हो जाएगी। इन शॉर्ट, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ g इज जीरो। ओके, हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया और ओरली भी हमें याद है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस जो हमने फॉर्मूला अभी डिस्कस किया डायग्राम बना लेना है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये डायग्राम बना लेना है। ओके, डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे इनके जो नोटेशंस दिए हुए हैं वो प्रॉपर वे में राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको फोर्स का फॉर्मूला मस्ट आना चाहिए, डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, उनमें वैल्यूज पुट करना है। ओके, वैल्यू पुट करने के बाद सिंपल आपको इक्वेट करके बता देना है। जब आप 1c से इक्वेट कर दोगे तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि g बढ़ेगा कब, जब d कम होगा, यानी इन शॉर्ट g डिक्रीज होगा जब d इंक्रीज होगा, यानी रेसिप्रोकल होगा, g इज डिक्रीजिंग व्हेन d इज इंक्रीजिंग। ओके, और ये जीरो कब हो जाएगा, जब d इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको इतने टर्म्स को याद रखना है जिसके कारण आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो g यहाँ पे आपका जीरो हो गया, हमने मैथमेटिकली प्रूफ इसे कर दिया है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ g सडनली बिकम ट्वाइस इट्स वैल्यू, अगर g अचानक से अपना 2 गुना हो जाता है, इट विल बिकम 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor. Why? अगर आपका g अचानक से 2g हो जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ऐसा क्यों, वो मुश्किल होगा उठाना, ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से है, To pull an object along the floor, it is necessary to do work against the force of friction between the object and the surface of floor. किसी भी वस्तु को, मान लीजिए आपका ये फ्लोर है, यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब आप जब इसे उठाने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, फ्लोर और ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। ओके,
तो आपको उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, यानी आप उसके अगेंस्ट वर्क करोगे जिसके कारण आप उसे उठा सकते हो, ठीक है। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द वेट mg। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? वेट mg के, ऑब्जेक्ट के, यानी जितना मास होगा, वेट होगा ऑब्जेक्ट का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी वेट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा। इफ द वैल्यू ऑफ g बिकम ट्वाइस इट्स वैल्यू, अगर वैल्यू ऑफ g यानी g 2 गुना हो जाता है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हेंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बिकम डबल, वो भी ट्वाइस हो जाएगा। ग्रेविटी बढ़ेगी, ये आपका फ्लोर, या आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लगने वाली ग्रेविटी अगर 2 गुनी हो गई तो सिंपल सी बात है इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ओके। यानी उसका वेट भी डबल हो जाएगा। ग्रेविटी डबल होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ने के कारण उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे बोला है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बिकम डबल, यानी इफ g ट्वाइस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डबल। ग्रेविटी 2 गुना होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 2 गुना होगा। इट विल बिकम 2 टाइम्स मोर डिफिकल्ट टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द फ्लोर। 2 गुना बढ़ेगा ग्रेविटी, 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन, तो 2 गुना ज़्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी, 2 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट को फ्लोर से उठाने के लिए। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या डिफरेंस होता है मास और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट में? विल द मास एंड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी द सेम एज देयर वैल्यू ऑन मार्स वाई? क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या डिफरेंस होता है मास और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट में? क्या मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम होगा? जो अर्थ पे है वही मार्स पे होगा? यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास और वेट जो अर्थ पे है, क्या वही मास और वेट उसका मार्स पे भी होगा? अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? इन दोनों के ही जवाब आपको देने हैं। लेट्स लर्न, चलो देख लेते हैं। नाउ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन इट। मास क्या होता है? कितने अमाउंट में मैटर उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, वही उसका मास होता है। इट इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स एंड इज नेवर जीरो। ये सेम होता है यूनिवर्स में हर जगह और ये कभी भी जीरो होता नहीं है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओके। एंड इट्स एसआई यूनिट इज केजी, इसका जो एसआई यूनिट है वो केजी होता है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट मून स्टार अट्रैक्ट इट। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये एक फोर्स होता है जो अर्थ या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अट्रैक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। इट इज द डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो उसके, यानी अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ। जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो अलग अलग होता है अलग अलग अर्थ के प्लेसेस पे। इट इज जीरो एट द अर्थ सेंटर, ये अर्थ के सेंटर पे जीरो होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट इज इक्वल टू mg, अब जो मैग्नीट्यूड है वेट का वो होता है mg में। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम ऑन द अर्थ एंड मार्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो सेम होगा, जितना मास उसका अर्थ पे है उतना ही मास उसका मार्स पर भी होगा। बट वेट विल नॉट बी सेम, वेट सेम नहीं होगा। मास सेम हो सकता है अर्थ और मार्स पे, ठीक है, बट वेट सेम नहीं होगा, क्योंकि लगने वाला जो ग्रेविटी फोर्स है अर्थ का अलग होता है एंड मार्स का अलग होता है। अलग ग्रेविटी लगेगी तो अलग वेट मिलेगा, ठीक है। सेम मास पे अगर अलग ग्रेविटी लग रही है तो उसका वेट चेंज हो जाएगा। तो मार्स की ग्रेविटी अलग है, अर्थ की ग्रेविटी अलग है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मास पर अलग होगा और अर्थ पर अलग होगा। बट मास वो सेम है, अर्थ पे भी सेम होगा और मार्स पर भी सेम होगा। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, पहला मास एंड वेट का, दूसरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। इन दो डिस्टिंग्विश बिटवीन के ऊपर हम बात करेंगे। पहला है मास एंड वेट, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, इनके बीच में मुझे डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है मेरा, द मास ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। जो मास होता है बॉडी का वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर। बट वेट में क्या होता है? द वेट ऑफ द बॉडी इज फोर्स विच इज अर्थ अट्रैक्ट। वेट में क्या होता है? मास तो होता ही है, उस मास के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको जोड़ के हम वेट बताते हैं। इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है मास के पास, पर कोई डायरेक्शन नहीं होता। बट वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है।
इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता नहीं है। इट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। देखिए मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, बट वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। इट नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो हो नहीं सकता। इट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, किसी भी चीज का वेट सेंटर ऑफ द अर्थ पे जीरो हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, बट द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। आपको याद रखना है, काफी इजी है। अगर आप इसे याद रखोगे, एग्जाम में राइट डाउन करोगे, तभी आप लोगों को स्कोरिंग मार्क्स मिलेंगे। चलो ना, नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डिस्टिंग्विश बिटवीन मुझे बताना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टिंग्विश बिटवीन देना है। तो मेरा पहला पॉइंट है द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट्स मास सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पहला पॉइंट क्या है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल टू होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू यूनिट मास सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। मतलब अगर दो मास है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उनका मास का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? ये होता है द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से, यानी जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ के, उसे ही हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। याद रखना गाइस, काफी इजी है। सेकेंड पॉइंट है इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है पूरे यूनिवर्स में, बट इट्स वैल्यू चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहती है। इट्स मैग्नीट्यूड हैज नो डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट कोई डायरेक्शन होता नहीं है। इसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसको हम मेजर करते हैं, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम न्यूटन इंटू मास स्क्वायर डिवाइड बाय केजी का स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऐसा यूनिट होता है मास पर सेकेंड स्क्वायर। होप सो गाइस आपको दोनों डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ द अर्थ एंड द मून आर 6 × 10⁻24 kg एंड 7.4 × 10⁻22 kg रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है कि अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg है और मून का मास 7.4 × 10⁻22 kg है। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज, उनके बीच की जो दूरी है वो 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर्स है। उनके बीच की दूरी कितनी है? 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर्स। मुझे कैलकुलेट करना है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, यानी मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ और मून के बीच में। यूज G इज इक्वल टू 6.7 × 10⁻11 m × m स्क्वायर × पर kg स्क्वायर। सॉल्यूशन है इसका। मुझे गिवन क्या है? गिवन डेटा क्या है मेरे पास? फर्स्ट मास ऑफ द अर्थ इज, यानी m1 इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ द मून यानी कि m2 इज इक्वल टू 7.4 × 10⁻22 kg। उनके बीच का डिस्टेंस यानी r 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर्स। दैट इज, अगर मैं उसको मीटर के टर्म में लिखूंगा तो वो हो जाएगा 3.84 × 10⁸ मीटर्स, यानी मैंने सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 किया है। ठीक है, तो इसका किलोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू द मीटर। नाउ G ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है मेरे पास, दैट इज 6.7 × 10⁻11 न्यूटन्स पर मीटर, न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, अब मुझे फोर्स पता लगाना है। ठीक है, सारी वैल्यूज मिल गई है मुझे। G की वैल्यू पता है, m1 m2 पता है, R की वैल्यू पता है। मैंने सिंपली वैल्यू पुट कर दिया है। आप चाहिए तो क्रॉस चेक कर लो। देखो G की वैल्यू यही हमने ऊपर डेटा में लिखा, m की वैल्यू ये है, अर्थ की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ मास एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। इनको सॉल्व करने के बाद ओवरऑल आंसर मेरा क्या आता है, यानी फोर्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटन इज, कितना फोर्स मिला? N इज इक्वल टू 2.017 × 10⁻20 न्यूटन्स। गाइस ये आप लोगों का काम है सॉल्व करना। ओके, सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड है। ओके, आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज, क्या है ये? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून के बीच में।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए इज द हाफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी। एक प्लैनेट है ए नाम का, उसका जो रेडियस है वो हाफ है किसके, प्लैनेट बी के कंपैरिजन में। इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, अब मैं मान लेता हूं कि जो मास है प्लैनेट ए का वो एम ए है, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, कितना मास होना चाहिए बी का, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द बी इज द हाफ दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ ए। उसका मास इतना होना चाहिए कि जो वैल्यू है बी के ऊपर, जो जी की वैल्यू लग रही हो, वो हाफ होनी चाहिए एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ ए, यानी ए के ऊपर लगने वाले वैल्यू से। बहुत ईजी है, मुझे डेटा मिल चुका है। डेटा क्या मिला है, रेडियस मिला है। रेडियस क्या मिला है, आर बी डिवाइड बाई बी, यही बोला ना कि रेडियस इज द हाफ ऑफ, तो मैंने आर बी का रेडियस हाफ ले लिया, ओके, तो आर ए का रेडियस मिल गया। बट यहाँ पे ग्रेविटी क्या बोला है कि जो ग्रेविटी है बी की वो हाफ है ग्रेविटी ऑफ ए के, तो यहाँ पे मुझे ग्रेविटी मिल गया। अब मुझे सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ बी का, ओके, मुझे मास ऑफ बी कैलकुलेट करना है। सिंपल, g इज इक्वल टू, यानी ग्रेविटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ओके, एंड g इज इक्वल टू जी एम ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एंड जी बी इज इक्वल टू जी एम बी डिवाइड बाय आर बी स्क्वायर। ये मैंने वैल्यूज रख ली, मुझे दो जी की वैल्यू में, जी की जो वैल्यू है वो दो बार मिलेगी, एक ए के लिए मिलेगी और एक बी के लिए मिलेगी। कांस्टेंट उसमें जी है, ओके। चेंज क्या होगा, मास और रेडियस, ये मास ए का, ए प्लैनेट का, और ये मास और रेडियस बी प्लैनेट का। अब क्या होता है, मैं दोनों को इक्विवेलेंट कर लेता हूँ, बी बाई ए ले लेता हूँ, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से मुझे मिल जाएगी, मैंने सिंपल वैल्यू पुट कर दिया है। अब इनका वैल्यूज़ पुट करने के बाद मुझे ओवरऑल टर्म क्या मिलेगा, 1/4 एम बी डिवाइड बाई एम ए, जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो एम बी की वैल्यू 4 और एम ए की वैल्यू 2 आएगी, तो 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, तो एम बी इज इक्वल टू 2 एम ए। सिंपल है, आप इजीली इसे वैल्यूज पुट, देखिए इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, डिवाइड भी नहीं करना, आपको सिंपल वैल्यू पुट करके रीअरेंज करके आंसर निकाल देना है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट 5 मीटर ऑन द प्लैनेट। एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेकेंड लेता है प्लैनेट के ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। ये 2 मार्क्स के लिए आ चुका है, नवंबर में भी आया है, मार्च में भी आया है, नवंबर 20 में, मार्च 22 में, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ओके। तो क्या बोला है यहाँ पे, आंसर कुछ ऐसे है, डेटा मिला हुआ है। इनिशियल जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो 0 होती है, यानी मीटर पर सेकेंड, ओके। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर्स, टाइम दे रखा है दैट इज 5 सेकेंड, एंड जी इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है 1/2 GT²। मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, दैट इज एस की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, डिस्टेंस दैट इज 5 मीटर, हाफ एज सच। आई डोंट नो अबाउट जी मुझे पता नहीं है, बट टी मुझे पता है, टाइम मिला ना हमें 5 सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दी मैंने, सिंपल है। अब क्या होगा, 5 × 5 25, ओके। तो क्या होता है, मुझे आंसर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा, दैट इज 2 × 5, ये पहला वाला 5, ये दोनों 5 आके यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 5 गेट कैंसिल, मुझे मिलेगा 2/5। तो सिंपल मैंने यहाँ पे 2/5 लिख दिया, यूनिट एज सेम एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 5 अगर डिवाइड करेगा 2 को तो आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड ऑन द प्लैनेट। सो गाइस आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, तो आप इजीली यहाँ से रेफर करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिए मुझे बताने के लिए, ओके। 2 क्वेश्चंस पूरे एक्सरसाइज में से आप लोगों के लिए होमवर्क है, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चंस हैं, देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपको होमवर्क के फॉर्मेट में मिला है, आपको करना ही है, ओके। 1 2 इसमें 2 चीज़ें आपको डिटरमाइन करनी है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 kg बैग ऑफ वेट इज प्लेस्ड ऑन द प्लैंक ऑफ वुड। एक वुड के प्लैंक के ऊपर 100 किलो का बैग वेट का रखा हुआ है। What is the weight of the bag and what is the reaction force exerted by the plank? डेटा, मुझे मास मिला हुआ है 100 kg, लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, W पूछा हुआ है, रिएक्शन फोर्स पूछा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ G, मैग्नीट्यूड ऑफ
द वेट इज W इज इक्वल टू mg, दैट इज m मतलब मास, g यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज मैंने रख दी, मल्टीप्लाई किया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, इट बिकम 980 न्यूटन्स। द वेट ऑफ द बैग दैट इज 980 न्यूटन्स एक्टिंग डाउनवर्ड, जो वेट है बैग का वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स है वो उसे ऊपर की तरफ पुश करेगी। सेम 980 न्यूटन्स नीचे की तरफ एंड 980 न्यूटन्स ऊपर की तरफ, ये रिएक्शन फोर्स का, ये वेट की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मास एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 5 kg एंड 49 न्यूटन्स रिस्पेक्टिवली। एक ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, उसका मास है 5 kg का, उसके ऊपर जो वेट लग रहा है 49 न्यूटन्स का रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी देयर वैल्यू ऑन द मून, उसकी वैल्यू मून पे क्या होगी। Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth। मान लीजिए कि 1/6 गुना ग्रेविटी है मून की अर्थ के कंपैरिजन में। ये 3 मार्क्स के लिए आया है बच्चों जुलाई 22 में, तो आप लोगों को इसको बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिस करके रखना है। डेटा, मास मिला हुआ है 5 kg, वेट मिला हुआ है 49 न्यूटन्स, gm यानी g ऑन मून एंड ge ऑन अर्थ ये मिला हुआ है, दैट इज 6 टाइम्स अर्थ के कंपैरिजन में। ओके, m इज द m ऑन द मून, w ऑन द मून क्या होगा ये मुझे पता लगाना है। ये दो मेरे क्वेश्चन हैं कि मास मून पे कितना होगा और वेट मून पे कितना होगा, ये मुझे बताना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा मास के लिए है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पे जितना मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उतना ही मास मून पर भी होगा उस ऑब्जेक्ट का, यानी 5 kg। हमने अभी पढ़ा द मास इज सेम, कोई भी प्लैनेट हो, सन हो, मून हो, अर्थ हो, मास सेम रहेगा हर जगह थ्रू आउट द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेट को लेके है, वेट चेंज होगा, यस वेट इज चेंज। वेट इज इक्वल टू mg यानी w m डिवाइड बाई w e, मास ऑन मून डिवाइड बाय मास ऑन अर्थ, ठीक है। mg इंटू gm mge यानी gm बाई g दैट इज 1/6। ओके, तो मुझे क्या करना है, न्यूटन्स 49 डिवाइड बाय 6 करना है, सिंपल 8.167 न्यूटन्स आता है, दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। किसी भी वेट, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट है यहाँ पे 49 kg, सिंपल n की जगह मैं kg बोल देता हूँ, ओके यानी न्यूटन्स, तो उसका मून पर 8.167 न्यूटन्स होगा वेट। ओके, नो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक मेमोरी में मैप है, इसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अब तक हमने थ्रू रिकॉल कर लेते हैं, सिंपल है। रिकॉल करने के लिए मैंने ये बनाया है कि अब तक हमने क्या क्या सीखा। हमने प्लैनेटरी मोशन केपलर लॉ के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 3 चीज़ें देखी, उसमें एक इलेप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई, दूसरा हमने देखा द लाइन जॉइन द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तीसरा हमने देखा टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ओके, नो उसके बाद हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, जिसमें हमने फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसे यूनिवर्सल लॉ जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज g इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, हियर r इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल R। फिर हमने w इज इक्वल टू एम जी पढ़ा, दैट इज g स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये क्या है, ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट, किसी भी सर्फेस ऑफ द प्लैनेट पे यही वैल्यू होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखी, दैट इज -gmm डिवाइड बाई r प्लस h। उसके बाद हमने स्केप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया, दैट इज v स्केप यानी स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm डिवाइड बाय r, दैट इज इक्वल टू √2gr। उसके बाद हमने स्मॉल g के बारे में पढ़ा, g चेंज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट ऑन द अर्थ सरफेस मैक्सिमम एट अ पोल्स। देखिए जो g है वो प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। ओके, द g चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, g चेंज होगा प्लेस टू प्लेस। अर्थ सरफेस पे ये मैक्सिमम होता है पोल्स पे, मिनिमम होता है इक्वेटर पे। ओके, यानी स्मॉल g इज मैक्सिमम ऑन पोल एंड मिनिमम ऑन इक्वेटर। g वेरीज विद द एल्टीट्यूड, g जो है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी, वो एल्टीट्यूड डेप्थ के हिसाब से बदलता रहेगा, ठीक है। डेप्थ होगा तो कम होगा, एल्टीट्यूड होगा तो ज़्यादा होगा। एट द अर्थ सरफेस इट बिकम 0, अर्थ सरफेस पे वो 0 होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ पे वो 0 होगा। अभी हमने डिस्कस किया। नो नेक्स्ट हमने पढ़ा अबाउट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द फॉलिंग बॉडी, मोशन ऑन द मून, ग्राउंड अर्थ, मोशन ऑफ द प्लैनेट, एस्ट्रॉयड, कॉमेट, टाइडल, सो दैट द मून एंड द स्टार। हमने इनके एक्सप्लेनेशंस के बारे में पढ़ा। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। उसके बाद हमने काइनेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ अ मोशन, दैट इज इसका हमने यूज़ किया है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है, बट
इस लेसन में इनका यूज़ हुआ है। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as व्हेन द बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड ए इन माइनस। अगर कोई अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी उस पर माइनस लगती है, यानी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप सो गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने वैल्यूएबल सजेशंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।